नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुनील सर आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों साथियों, जैसे कि पता चला कि जून के अगले मंथ टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है और यह शिक्षक भर्ती के लिए, अध्यापक के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। तो ऐसे में आपके साथ आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। यहां पर जो है जीएस, सामाजिक विज्ञान के सारे सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इतने सब्जेक्ट जो है अभी प्रेजेंट में इतने सब्जेक्ट को लॉन्च किया गया है, आगाज कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग जो है अपने भविष्य को देखते हुए आप जल्द से जल्द निर्णय लें और अपने सफलता को सुनिश्चित करें आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के मंच के साथ। यह सिर्फ एक कोचिंग नहीं है दोस्तों। कोचिंग होती तो इसका मुख्य उद्देश्य होता लाभ कमाना। आप फीस भी देख रहे हैं, कितना कम फीस रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य है आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को भारत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक ऊंचाइयों तक पहुंचाना और इसी के सानिध्य में आप लोगों का सतत विकास करना। इसका मुख्य लक्ष्य यही है। जो समाज के गरीब, कुचले, शोषित वर्ग हैं, जो वित्त के अभाव में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसके साथ सदैव जो है आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु उसके साथ सदैव खड़ी है, हाथ में हाथ मिलाकर खड़ी है कि अगर आपके सपने होंगे, अगर आपके सपने हैं अध्यापक बनने का, आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो आप जो है आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के साथ आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो यहां पर कई कोर्स भी चल रहे हैं, लेकिन हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। इसमें जो है जो आपको शिक्षकगण मिलेंगे, हिंदी में अगर हम आपकी बात करते हैं तो वह आपके जोशीला सर जी हैं। मैथ में बात करते हैं मनीष सर। संस्कृत में बात करते हैं हम पंकज दुबे सर। इंग्लिश में मैं बात करता हूं प्रवीण सर। इकोनॉमिक्स में बात करता हूं स्वयं यानी मैं सुनील सर। और ज्योग्राफी में आयुष सर। और हिस्ट्री और पॉलिटी जो आपके देख रहे हैं, और इलाहाबाद में ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, ये आप भी जानते हैं, बहुत बेहतर पोल साइंस के महागुरु कहे जाने वाले आपको पढ़ाएंगे अशोक सर। ठीक, तो यह अभी तक हमारी जो टीम है पूरी सोशल साइंस की टीम है, हिंदी और संस्कृत की टीम है, मैथ की टीम है और इंग्लिश की टीम आपके साथ, आपके सेवा में तत्पर है मित्र। तो आपके सेवा में जो है तत्पर है। चलिएगा हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम जो टॉपिक की चर्चा हो रही थी, इकोनॉमिक्स में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे वह टॉपिक थी भारत में कृषि नीति। भारत में कृषि कीमत नीति, इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज सेकंड क्लास इसी टॉपिक पर है। तो फर्स्ट क्लास पर हम लोग देखे थे भारत में कृषि कीमत नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। और आवश्यकता क्यों पड़ी, अब
अब यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था और इस बात पर हम लोगों ने बात किया था कि जो सबसे बड़ी समस्या थी भंडारण की, स्टोरेज की सबसे बड़ी समस्या थी, और किसान के फसलों को लेकर उसके कीमत की सबसे बड़ी समस्या थी। तो कीमत निर्धारण की सबसे बड़ी, ये दो बड़ी समस्याएं थी। इसी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने दो संस्थाओं की स्थापना की। तो सरकार ने 1965 में दो संस्थाओं की स्थापना की। तो भंडारण जैसी समस्या का समाधान करने के लिए एफसीआई संस्था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम संस्था की स्थापना किया गया। अभी इसका कार्य भी देखेंगे। और कीमत निर्धारण के संबंधित सिफारिश देने के लिए कृषि कीमत आयोग एसीपी, एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस। ठीक, तो इन दो संस्थाओं का स्थापना किया गया। अब देखते हैं जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अब हम बात करते हैं एफसीआई का। तो एफसीआई जो है की स्थापना 1965 में की गई। जो मुख्य उद्देश्य है वह आपका मुख्य उद्देश्य आपको भी पता था, जो समस्या थी भंडारण को लेकर। तो इसका काम है किसानों से अनाज को खरीदना। पहला कार्य है किसानों से अनाज को खरीदना, अर्थात एकत्रीकरण करना। उसको कलेक्ट करना। अब अनाजों को किसानों से अनाज खरीद कर, अब प्रश्न ये उठा, अभी देखते हैं। तो जो एफसीआई है जो किसानों से अनाज को खरीदती है, जो किसानों से अनाज को खरीदती है, किस प्राइस पर खरीदती है? अभी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। किस मूल्य पर या किस कीमत पर एफसीआई जो है वह किसानों से अनाज को खरीदती है? अभी नाम लेंगे तो वह आप बताएंगे वसूली मूल्य। ठीक है, ये क्या है? वसूली मूल्य। आगे देखेंगे ये वसूली मूल्य क्या होता है, इसका निर्धारण कौन करता है, कब जारी किया जाता है, इन संबंधित जानकारी को हम पीछे आगे देखेंगे। अब हम बात आपसे करते हैं किसानों से अनाज को खरीदना। अब किसानों से अनाज खरीदने के बाद सेकंड स्टेप अब क्या होगा? जो आप सेकंड स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? किसानों से अनाज को खरीदना, और किसानों से अनाज को खरीद कर उसका क्या करना? स्टोरेज करना, भंडारण करना। तो अनाज का स्टोरेज करना। सेकंड स्टेज क्या हो गया? अनाज का भंडारण करना। अनाज को क्या करना है? भंडारण करना। अब थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप किसानों से अनाज को खरीदा गया, अब भंडारण किया गया। अब जो है
इसका क्या करना है, वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जहां पर अनाजों की क्या होगी, आवश्यकता होगी, अनाजों की आवश्यकता होगी, जिस स्थान पर अनाजों की आवश्यकता होगी, तो उचित स्थानों पर अनाजों का क्या करना, वितरण करना। उचित स्थानों पर उचित स्थानों पर अनाजों का वितरण करना या अनाजों को पहुंचाना। अब प्रश्न ये हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, अब एफसीआई जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस कार्यक्रम के द्वारा या किस संस्था के द्वारा करेगा, तो आप कहेंगे पीडीएस कार्यक्रम, पीडीएस कार्यक्रम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत जो है अनाजों का वितरण किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे पीडीएस प्रणाली, ये हर चीज का अपना समय होता, हर चीज का अपना समय होता, हर चीज का अपना समय होता, अपना महत्व होता है। अब वह कैसे कैसे निकल कर आती है यह देखिए, हमने आपसे कहा ये कैसे कैसे निकल कर आती है, एक एक कॉन्सेप्ट। तो पहले एफसीआई जो है यह किसानों से अनाज को खरीद कर उसका भंडारण करेगी। अब भंडारण के लिए प्रिजर्व होना चाहिए, शीतगृह होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, भंडारण गृह होना चाहिए। अब जहां पर आवश्यकता है, जहां पर अनाजों की आवश्यकता है, अर्थात उचित स्थानों पर अनाजों का वितरण करना या अनाजों को पहुंचाना, इसी एफसीआई का काम है। अब किस माध्यम के द्वारा किया जाता, पीडीएस प्रणाली के कार्यक्रम के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। यह था एफसीआई। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है वह आपका है कृषि कीमत आयोग। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कृषि कीमत आयोग। और कृषि कीमत आयोग का जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य है वह है कृषि कीमत नीति का निर्धारण, कृषि कीमत नीति का निर्धारण करना। तो कृषि कीमत नीति का निर्धारण करना, इसका मुख्य काम किसका है, कृषि कीमत आयोग का। अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ बात कर लिया जाए तो कृषि कीमत आयोग की जो गठन हुआ वह 1965 में इसका गठन किया गया। कब किया गया, 1965 में इसका गठन किया गया और 1985 में नाम बदलकर 1985 में कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर लागत आयोग कर दिया गया।
आयोग कर दिया गया। CACP कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक, अब इसका जो मुख्य काम है, जो मुख्य कार्य है, जो उद्देश्य है या मुख्य कार्य है, वह आपका है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य और वसूली मूल्य की सिफारिश। न्यूनतम समर्थन मूल्य और वसूली मूल्य के संबंध में सरकार को क्या देना? सिफारिश या स्तुति करना। सिफारिश, और इसी सिफारिश के आधार पर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और वसूली मूल्य की घोषणा करता है। तो वसूली मूल्य की क्या करता है? घोषणा करता। चलिएगा अब हम बात करते हैं CACP को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब कार्य भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कृषि कीमत नीति निर्धारण। कृषि कीमत नीति निर्धारण, 4 आधारों पर कृषि कीमत का निर्धारण किया जाता है। पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। दूसरा है वसूली मूल्य, या इसी को क्रय मूल्य के नाम जाना जाता है। तीसरा जो है वह आपका निर्गमन मूल्य, या इसी को हम लोग निकासी मूल्य, निकासी मूल्य कहते हैं। अब चौथा जो है वह बाजार मूल्य। चौथा क्या है? बाजार मूल्य। ठीक, अब आपका क्या होगा? बाजार मूल्य। अब जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्गमन मूल्य जो है किस आधार पर डिसाइड किया जाता है? आवश्यकता के आधार पर निर्धारण किया जाता है। किस आधार पर? आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर आवश्यकता के आधार पर निर्धारण किया जाता है, जबकि बाजार मूल्य जो है वह किस आधार पर? मांग एवं आपूर्ति
के आधार पर, मांग एवं आपूर्ति के आधार पर, और यह डिपेंड करता है कुशलता, इफिशियंसी, कुशलता, ठीक है, कुशलता को आधार बनाया जाता है। तो मांग एवं पूर्ति में किसका, एफिशिएंसी का आधार बनाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला जो है आपका, दूसरा, तीसरा और चौथा जी। अब हम बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हेडिंग अब पहला क्या होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, चलिएगा। अब हम बात किया जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य। फसल के बुआई के पहले, फसल के बुआई के पहले सरकार द्वारा जारी की जाती है, समझना होगा, सरकार के द्वारा। तो फसल की बुआई के पहले या पूर्व में सरकार के द्वारा जारी की जाती है। अब बात किया जाए तो भारत में 3 फसलें होती हैं, रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। तो यहाँ जायद की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं जारी किया जाता है। यह रबी की फसल, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल, तो क्या, बुआई के पूर्व, बुआई के पूर्व दोनों फसलों के, बुआई के पूर्व, तो खरीफ और रबी फसल के बुआई के पूर्व जो है सरकार द्वारा, ठीक है, सरकार द्वारा क्या, रबी की फसल की बुआई के पूर्व और खरीफ की फसल की बुआई के पूर्व सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं किसानों के लिए, किसानों के लिए यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार की बीमा है जो किसानों को अति उत्पादन, तो यह एक प्रकार की बीमा है जो किसानों को अति उत्पादन और कम उत्पादन के, क्या कहा गया, अति उत्पादन और कम उत्पादन के जोखिम से बचाती है। समझिएगा। तो यह एक प्रकार की बीमा, बिल्कुल अगर बात किया जाए, यह एक प्रकार की बीमा है जो किसानों को अति उत्पादन के समय या कम उत्पादन के समय जो है इनके जोखिम से क्या करती है, बचाती है।
या सुरक्षा करती है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसी भी परिस्थिति में किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाजों को खरीदना पड़ता है। तो एमएसपी वह मूल्य जिस पर किसी भी परिस्थिति में किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाजों को सरकार को क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, एमएसपी कहलाता है। अब किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति सिर्फ दो हो सकती है, अति उत्पादन के समय, अति उत्पादन जिस वर्ष उत्पादन अधिक हुआ हो, और कम उत्पादन अति उत्पादन और कम उत्पादन। देखा गया जिस मूल्य पर सरकार के द्वारा, जिस मूल्य पर सरकार के द्वारा किसानों से अनाज खरीदती है, ठीक है, जिस मूल्य पर अगर हम बात करते हैं सरकार द्वारा किसानों को अनाज खरीदती है, किसानों के अनाज को खरीदती है, उससे क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जिस वर्ष जो है वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है, जिस वर्ष वस्तुओं का उत्पादन क्या होता है, अति उत्पादन अनाजों का उत्पादन अधिक होता है, तो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर किसानों की हितों की रक्षा करता है, अर्थात किसान को प्रोत्साहित करता है। किसी भी परिस्थिति में आपको नुकसान नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में आपके हित प्रभावित नहीं होंगे। तो अब देखा गया, तो जब जिस वर्ष उत्पादन अधिक होता है, अति उत्पादन के समय अति उत्पादन के समय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार अनाज को खरीद कर किसानों की हितों की रक्षा करता है। अर्थात जिस वर्ष उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन अधिक होने के कारण, सप्लाई अधिक होने के कारण, सप्लाई अधिक होने के कारण, उत्पादन अधिक होने के कारण डिमांड उतना ही है, और डिमांड उतना होने के कारण ही वस्तुओं की कीमत में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मार्केट का नियम है, जिस और डिमांड कम हुआ सप्लाई अधिक हुआ, तो अगर डिमांड कम हुआ और सप्लाई अधिक हुआ तो अनाज, अगर बात की जाए, वस्तुओं की कीमत में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो वस्तुओं की कीमत में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन हम आपसे बात करें तब उस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सरकार की बुआई, जो सरकार ने बुआई के पहले जो कीमत निर्धारित किया था अनाजों का, उसी कीमत पर एफसीआई के माध्यम से सरकार अनाज को किसानों से खरीदती है।
लेकिन अगर बात किया जाए जिस समय उत्पादन कम हो गया, उत्पादन कम हुआ, डिमांड अधिक हो गया, इस परिस्थिति में डिमांड जो है वह सप्लाई से क्या हो गया, अधिक हो गया। और इस परिस्थिति में डिमांड जो है वह सप्लाई से कम है, सप्लाई से कम है। इसीलिए जो सप्लाई से जब डिमांड अधिक होता है तब सरकार जो है, सरकार, अब आगे देखते हैं इसी पर, चलेगा। अब हमने आपसे कहा, अब हम आपसे कहते हैं जिस समय कम उत्पादन हुआ, डिमांड अधिक हुआ, सप्लाई हुआ, तो सरकार किसानों की अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दामों या कीमत पर, अधिक दामों या कीमत पर खरीदती है। और जिस कीमत पर खरीदती है, जिस कीमत पर सरकार के द्वारा वस्तुओं को खरीदी जाती है, उसी को बोला जाता है वसूली मूल्य। अभी आते हैं वसूली मूल्य पर। अभी तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक, अब हम बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की। ठीक, अब न्यूनतम समर्थन मूल्य तो हमने देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे आपसे न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी की मैं बात करूं तो सरकार को एमएसपी की सिफारिश, गवर्नमेंट को एमएसपी की सिफारिश कौन देता है? एमएसपी की सिफारिश कौन देता है? जिसके आधार पर सरकार, जिसके आधार पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। तो कौन देता है? सीएसीपी जो है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार को सिफारिश देता है और इसी सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार वर्ष में दो बार रबी और खरीफ, रबी तो के आधार पर केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। लेकिन किसके सिफारिश के आधार पर? सीएसीपी, कृषि कीमत एवं लागत आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। चलिएगा, अब सीएसीपी जो है किस मानक के आधार पर
प्रश्न है, किस मानक के आधार पर एमएसपी की सिफारिश करता? उसका तो कोई मानक होगा। बिना मानक के मनमानी ढंग से कृषि कीमत एवं लागत आयोग सीएससीपी जो है मनमानी ढंग से सिफारिश तो नहीं करेगी। सिफारिश जो है कोई ना कोई तो आधार मानकर ही किया जाएगा। तो किस मानक आधार पर एमएसपी की सिफारिश करता? तो सरकार को एमएसपी की सिफारिश किस आधार पर किया जाता वह हम आपको बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे। अब जो है कच्चे माल की लागत है, जो कच्चे माल की लागत है, कच्चे माल की लागत क्या है? प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है? उत्पादन की लागत क्या है? मांग एवं आपूर्ति की मांग एवं आपूर्ति की दशा स्थिति क्या है? मांग एवं आपूर्ति की स्थिति क्या है? इसको लेकर अगर बात किया जाए, बाजार मूल्य की प्रवृत्ति क्या है? बाजार मूल्य की प्रवृत्ति क्या है? इस अनाज की बाजार की मूल्य क्या है? अब जो है जीवन निर्वाह की लागत, जीवन निर्वाह की लागत, इन्हीं आधार को मानकर इन्हीं रीजन को बेस बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है कृषि कीमत लागत आयोग। कच्चे माल की लागत क्या होगी? उत्पादन की लागत क्या होगी? मानक क्या माना गया? कच्चे माल की लागत क्या होगी? उत्पादन की लागत क्या होगी? मांग एवं आपूर्ति की दशा क्या है? इसकी स्थिति क्या है? डिमांड और सप्लाई की यथास्थिति क्या है? बाजार मूल्य की प्रवृत्ति क्या है? जीवन निर्वाह की लागत क्या है? अगर जब तक इन परिस्थितियों को, सारे चीजों को देखा जाएगा, क्या जो मूल्य डिसाइड किया जा रहा है, जो फसल के, किसी अनाज के जो कीमत निर्धारित किया जा रहा है, क्या उत्पादन करने वाला जो किसान है, इसके कीमत से उसकी जीवन निर्वाह, जीवन यापन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? इन सब पहलुओं को ध्यान में देखते हुए इसी को आधार बनाया गया और इसी को आधार मानकर जो है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश जो है, ये कृषि कीमत एवं लागत आयोग के द्वारा सरकार को दी जाती है। और सरकार जो है इन्हीं सिफारिश के आधार पर अनाजों की कीमतों की घोषणा करता है वर्ष में 2 बार, जैसे हमने आपको बताया। अब आगे बात करते हैं किन किन फसलों पर अभी तक क्या बात किया गया? किन किन फसलों पर अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है या न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? अभी तक टोटल जो है 23 फसलों पर एमएसपी जो है अभी तक 23 फसलों पर 23 फसलों पर घोषणा, एमएसपी की 23 फसलों की घोषणा की जाती है, जिसमें 22 फसलों पर सिफारिश कौन देता है?
कृषि कीमत एवं लागत आयोग CACP देता है। जबकि एक फसल जो गन्ना, एक फसल पर सिफारिश जो है, सिफारिश गन्ना आयोग द्वारा दिया जाता है। तो एक फसल पर, और फसल का नाम है गन्ना, और गन्ना को कौन देता है? गन्ना आयोग। तो गन्ना आयोग, ठीक, जिसे, ठीक, कौन देता है? गन्ना आयोग, FRP आयोग द्वारा दिया जाता। चलिएगा, अब बात करते हैं कुल 23 फसल। 23 फसलों के हम लोग नाम देख लेते हैं। कौन सी फसल, ठीक है, अगर मैं बात करूं जो है वर्गीकरण जो किया गया 23 फसलों का, 23 जो फसल है, कितने जो है अनाज के फसलों पर अर्थात खाद्यान्न के फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। दलहन की अगर बात किया जाए, कितने दलहन के फसलों पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, और कितने तिलहन के फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। कितने जो, अब देख लेते हैं अन्य जो मिक्स है, ठीक। चलिएगा, अब हम बात करते हैं अनाज या खाद्यान्न में। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले गेहूं, धान, जौ, बाजरा, मक्का। गेहूं, धान, जौ, बाजरा, मक्का, जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं, धान, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार और रागी। तो अर्थात अनाज में कितने फसल हैं? 7 फसलों को शामिल किया गया। गेहूं, ज्वार, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी को शामिल किया गया। अब बात किया जाए दालों में, कौन सी, दलहन में कौन कौन सी दालों को शामिल किया गया? अरहर, मूंग, मसूर। एक तो अरहर को, उड़द, मसूर, चना। तो अरहर, उड़द, मसूर, चना, मूंग, कुसुम, मूंग, ठीक। तो अरहर, उड़द, मूंग, चना, ओ सॉरी, मटर को नहीं शामिल किया गया। इसके बाद तिलहन में बात करते हैं, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, और आपकी अगर बात किया जाए नाइजर सीड, सरसों, मूंगफली। अब बात करते हैं तिल हो गया, सूरजमुखी। तो मूंगफली, सोयाबीन, नाइजर सीड, चलेगा।
अब बात करते हैं हम अन्य में, कोपरा, जूट, गन्ना, कोपरा, जूट, कपास, गन्ना। कोपरा, जूट, गन्ना, कपास और नारियल को, इसमें इतने को शामिल किया गया है, नारियल को शामिल किया गया है। तो 7 हो गए, 6, 13, 5, 18, 5, 23, कुल कितने फसल हो गए? 23 फसल हो गए, जिस पर जो है क्या जारी किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिएगा, अब हम आपसे बात करते हैं वसूली मूल्य। वसूली मूल्य, चलिएगा, अब हम आपसे बात करते हैं वसूली मूल्य। वसूली मूल्य जो है वह वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। रबी के फसल के और खरीफ के फसल के। तो रबी के फसल और खरीफ के फसल के कटाई के समय कब जारी किया जाता है? कटाई के समय। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कब जारी किया जाता है? बुआई के पहले। कटाई के समय जारी किया जाता है, ठीक है। तो वसूली मूल्य जो है रबी के फसल और खरीफ के फसल के समय किया जाता है। अब हमने कहा सरकार किसान से जिस मूल्य पर सरकार किसान से जिस मूल्य पर अनाज को खरीदता है, उसे वसूली मूल्य कहते हैं। अब हमने बताया था जब उत्पादन अधिक होगा, जब अनाज का उत्पादन अधिक होगा और जब अनाज का उत्पादन कम होगा। जब अनाज का उत्पादन अधिक होगा तब वसूली मूल्य एमएसपी के बराबर होता है। तो वसूली मूल्य एमएसपी के बराबर होता है। और जब अनाज का उत्पादन कम होता है तब वसूली मूल्य एमएसपी से अधिक होता है। तब क्या होता है? एमएसपी से चलिएगा, अब बात करते हैं
यह समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे निर्गमन मूल्य या निकासी मूल्य। निर्गमन मूल्य या निकासी मूल्य, इसी को इशू प्राइस कहते हैं। निर्गमन मूल्य या निकासी मूल्य, जिसे हम इशू प्राइस कहते हैं। या कहते हैं जब सरकार केंद्रीय भंडारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाज को उचित मूल्यों की दुकानों पर बेचता है। अब उचित मूल्यों की दुकान क्या होंगे? उचित मूल्य की दुकान जो शॉप है वह सार्वजनिक दुकान है, वह सार्वजनिक दुकान, जिसे हम लोग बोलते हैं अपने यहां कोटा। तो कोटेदार को जिस मूल्य पर सरकार जो है केंद्रीय भंडारण से सरकार जो है पीडीएस प्रणाली के तहत जहां पर अनाजों की आवश्यकता होती है उन अनाजों को उस स्थान पर पहुंचाकर, उचित स्थानों पर पहुंचाकर वहां के सार्वजनिक दुकान को अनाज बेचती है। इसी को बोला जाता है निर्गमन मूल्य। अर्थात अगर एक लाइन में कहा जाए, आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए, जिस मूल्य पर सरकार अपने अनाजों को दुकानदारों को बेचती है उसे क्या कहा जाता है? निर्गमन मूल्य कहा जाता है। ठीक, तो आज की क्लास को दोस्तों हम लोग यहीं रोकते हैं। आपकी क्या था कृषि साख समिति। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे पीडीएस प्रणाली। तो पीडीएस प्रणाली क्या होता, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।